Hello students, welcome again in this channel EduMaster. Today we will discuss about Piaget's theory of cognitive development. As you know, this theory is very important for B.Ed course. हर साल B.Ed सेमेस्टर 1 में इस थ्योरी से क्वेश्चन ज़रूर आता है. साथ ही C.TET और HP.TET में भी इस थ्योरी से एक या दो क्वेश्चन आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो. So let's start with this theory. In this session, we will discuss about meaning of cognition, cognitive development, stages of cognitive development as given by Jean Piaget, principles of Piaget theory, and educational implication of this theory. So, let's start with the introduction of Jean Piaget. जीन पियाजे जो कि 20th सेंचुरी के बहुत एमिनेंट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर माने जाते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन फेमसली कंसीडर किया जाता है इन चिल्ड्रंस कोग्निटिव डेवलपमेंट. 1896 में इनका बर्थ हुआ था. फेमस थे ये एज बायोलॉजिस्ट एज वेल एज फिलोसोफर थे और साइकोलॉजी में इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बनाने में इट वॉज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन. इन्होंने बच्चों की ऑब्जर्वेशन की थी, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ किया था और सबसे पहले तो इन्होंने अपने ही 3 बच्चों से की ऑब्जर्वेशन की थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ और कई सालों तक उन्होंने उनकी ऑब्जर्वेशन करके इस थ्योरी को बनाया था. अब ये जो थ्योरी है इसमें बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद कोग्निशन एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट. So let's discuss about the meaning of cognition first. Cognition क्या होता है जिसको हम कहते हैं संज्ञान. थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास की और cognition को कहते हैं हम संज्ञान. Cognition का मतलब है cognition derive हुआ है वर्ड cognoscere से जिसका मीनिंग होता है टू नो या फिर टू अंडरस्टैंड और टू कंसेप्चुलाइज. यानी कि नॉलेज, हम जो नॉलेज ले रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है या कॉन्सेप्ट्स हमारे बनते हैं, ये सारी क्या है, ऑल दीज आर मेंटल एक्शन जो माइंड से रिलेटेड होंगी चीज़ें. तो एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट्स, थॉट्स से, एक्सपीरियंस या फिर अपनी सेंसेस से हम जो नॉलेज गेन करते हैं अपने वर्ल्ड की जो भी हमें मिलती है तो उसको हम कहेंगे कोग्निशन. सिंपल वे में अगर कहें तो कोग्निशन मीन्स इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़. जो भी हमारे माइंड में एक्टिविटीज़ होती है, मेंटल प्रोसेस होते हैं, कौन से हैं, जैसे थिंकिंग हम सोचते हैं, रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग हम समझते हैं चीज़ों को, रिमेंबरिंग यानी कि मेमोरी हम कुछ याद करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस, इमेजिनेशन हमारी इमेजिनेशन चलती है, फ्यूचर के लिए हम कोई प्लान बना रहे हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या परसेप्शन, इवन ऑब्जर्वेशन हम चीज़ों को किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को, पर्सन को, ऑल दीज आर रिलेटेड विद माइंड. तो जो भी माइंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हमारा जो भी प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कोग्निशन. अब आता है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, बौद्धिक विकास जिसे हम कहेंगे या संज्ञानात्मक विकास. देखिए कोग्निशन तो हमने समझ लिया कि जो भी हमारे मेंटल एक्टिविटीज़ हो वो कोग्निशन है और जब इस एबिलिटी में एनहांसमेंट होगी, बढ़ोतरी होगी, तो उसे ही हम कहेंगे कोग्निटिव डेवलपमेंट. सो कोग्निटिव डेवलपमेंट इज़ द एनहांसमेंट इन द एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड. सोचने समझने की शक्ति में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना ही कोग्निटिव डेवलपमेंट है. जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो आप अगर उसको पढ़ाना चाहेंगे, 1 साल के बच्चे को आप मैथ्स की प्रॉब्लम करवाना चाहेंगे, साइंस के कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, कुछ लैंग्वेज के बारे में कोई टेंसेस पढ़ाएंगे, तो वो क्या समझ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसका कोग्निटिव उसकी डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई है. धीरे धीरे उस प्रोसेस से वो जाएगा और तब उसकी माइंड की डेवलपमेंट होगी. एक पर्टिकुलर स्टेज पर जाकर ही वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएगा. तो कोग्निटिव डेवलपमेंट हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोग्निटिव प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्चुअल एबिलिटीज़ एट्सेट्रा. हाउ कोग्निटिव डेवलपमेंट अगर होती कैसे है ये डेवलपमेंट, ये ग्रेजुअली होगी. ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस वे में होगी एंड ऑर्डरली मेंटल प्रोसेस है ये. तो कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, जो ग्रेजुअली होगा
एक पेस में चलेगा और ऑर्डर वाइज चलेगा। एक स्टेज आएगी, फिर नेक्स्ट स्टेज, उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टेज आएगी। डेवलपमेंट ऑफ कोग्निशन मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कीमा थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। जब भी कोई बच्चा इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा, वो चीज़ों को देखता है, उनको टच करता है, समझता है, सुनता है, तो अपनी सेंसेस से जब भी वो चीज़ों को रिसीव करेगा, इंटरेक्ट करेगा अपने इन्वायरमेंट के साथ, तो उसके नॉलेज, उसके माइंड में नॉलेज, इन्फॉर्मेशन ऐड अप होती रहेगी और इसी से ही उसका कोग्निशन बढ़ेगा, उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ेगी। ये जो स्कीमा वर्ड है, इसको हम लेटर अभी इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब ये तो हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट किया। अब हम पढ़ते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले तो ये कि जीन पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या हुआ, कुछ साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट का मानना ये था कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, बच्चे खुद कैपेबल होते हैं अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। बच्चे जैसे चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, इन्वायरमेंट, किसी एक पर्टिकुलर लर्निंग इन्वायरमेंट अगर हम उन्हें प्रोवाइड कर देंगे, तो दे आर देमसेल्फ कैपेबल टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। हर चीज़ उनको बताने के लिए ज़रूरी नहीं है हम इंफॉर्मेशन से उनका माइंड भर दे या उनको स्पून फीडिंग करवाएं, ये ज़रूरी नहीं है। बच्चे अपने आप ही एक्सपीरियंस करते हैं और अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। इसी से ही रिलेटेड है डिस्कवरी लर्निंग। ये फेवर करते थे जीन पियाजे डिस्कवरी लर्निंग को, दैट चिल्ड्रन कैन डिस्कवर देयर नॉलेज। फिर दे कंसीडर्ड चिल्ड्रन एज लिटिल साइंटिस्ट। ये इनको लिटिल साइंटिस्ट भी मानते थे कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट की तरह नॉलेज को इन्वेंट करेंगे, डिस्कवर करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि जीन पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, डिस्कवरी लर्निंग को सपोर्ट करते थे, साथ ही उन्होंने चिल्ड्रन को वो मानते थे दैट दे आर लिटिल साइंटिस्ट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न विद सेम कोग्निटिव प्रोसेस। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफर करेगा उसके कोग्निशन में, कोग्निटिव डेवलपमेंट में। चिल्ड्रन कोग्निटिव process develop over time in response to environment and updated with exposure to new information। बच्चे को जो न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसा उसको इन्वायरमेंट मिलेगा, उसके रिस्पॉन्स में ही उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट होगी। कोग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पियाजे की थ्योरी जो है वो भी स्टेज वाइज बताई थी कि हमारी जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होगी पर्टिकुलर स्टेज होगी। जैसे एक फर्स्ट स्टेज आएगी 0 to 2 years तक, फिर नेक्स्ट स्टेज, देन नेक्स्ट थर्ड स्टेज, देन फोर्थ स्टेज। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, स्टेज बाय स्टेज होगी। एक स्टेज पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा बच्चा। तो इस तरह से बताया था जीन पियाजे ने। एज चिल्ड्रन ग्रो देयर थिंकिंग डेवलप फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज। स्टेज फॉलो स्पेसिफिक ऑर्डर। ये जितनी भी स्टेजेस हैं इनका स्पेसिफिक ऑर्डर रहेगा। जैसे फर्स्ट स्टेज आएगी तो उसके बाद ही सेकेंड स्टेज आएगी, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आएगी। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट स्टेज के बाद कोई बच्चा अगर किसी का बहुत ज़्यादा IQ है या इंटेलिजेंट है तो वो डायरेक्ट फर्स्ट स्टेज से फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो स्पेसिफिक ऑर्डर है जो कि हर एक बच्चा या उसका कोग्निशन फॉलो करता है। गिवन की कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे ने कुछ की कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स दिए थे कोग्निशन के, जैसे स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। ऑल दिस विल बी डिस्कस्ड लेटर। अब हम करते हैं स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय जीन पियाजे। इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट को मेनली 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, देन प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हर स्टेज जो है उसके साथ पियाजे ने पर्टिकुलर एज भी दी थी कि कौन सी स्टेज किस एज में रहेगी। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years तक रहेगी, उसके बाद 2 years के बाद बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाएगा, वो 2 to 7 years तक रहेगी। देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 to 12 years, देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12 years ऑनवर्ड रहेगी। अब हम इन स्टेजेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए नाम से पता चल रहा है, सेंसरी
एंड मोटर स्टेज। इसका एज लेवल रहेगा 0 to 2 ईयर्स, जन्म से लेके 2 साल तक बच्चा इस स्टेज में होगा। अब सेंसरी क्यों कहा है इसको? ये सबसे पहला फेज़ है, फर्स्ट फेज़। इस एज में बच्चा जो भी अपने वर्ल्ड को, जो भी उसकी सराउंडिंग है, उसको अगर एक्सप्लोर करेगा, जानेगा, उसकी नॉलेज लेगा, दैट विल बी थ्रू सेंसेस। डायरेक्टली वो अपनी सेंसेस से करेगा। जैसे वो देख रहा है, किसी भी चीज़ को देखेगा या साउंड्स को सुनेगा और किसी चीज़ को टच करेगा, उसको मुंह में डालेगा, इस तरह से वो चीज़ों को सेंस करता है या उसको अपने नॉलेज में लेता है चीज़ों को। साथ ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटीज़ मीन्स मसल्स। तो बच्चा मूवमेंट करेगा, ग्रास्प करेगा, चीज़ों को पकड़ेगा, इधर उधर चलेगा जहाँ तक उसमें पॉसिबल होगा। जैसे क्रॉलिंग करेगा स्टार्टिंग में, फिर चल के जाएगा, फिर रनिंग करेगा, तो इसमें मोटर एक्टिविटीज़ रहेगी। तो फर्स्ट हमने इसमें किया कि सेंसरी एक्सपीरियंस रहेगा, मतलब जितना भी नॉलेज बच्चा इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस अगर कर रहा है, दैट विल बी थ्रू सेंसेस, सीइंग, हियरिंग, टचिंग। तो वो अपनी दुनिया को, अपने वर्ल्ड को जानना चाहेगा थ्रू सेंसेस। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेंसेस से करेगा। बच्चा चीज़ों की इमेजेस देख कर नहीं समझ पाएगा, सिंबल्स को देख कर नहीं समझ पाएगा। लैंग्वेज इस एज में नहीं होगी तो लैंग्वेज किसी को सुन के नहीं समझ पाएगा। जो चीज़ उसकी आंखों के सामने है वही वो उस चीज़ को समझ पा रहा है, उस चीज़ के बारे में। देन मोटर एक्टिविटीज़ रहेगी लाइक क्रॉलिंग, रीचिंग, ग्रास्पिंग थिंग्स। फिर इसमें रिफ्लेक्स एक्शन होंगे फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे का ब्रेन या माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। वो इमीडिएट एक्शन करेगा, स्पॉन्टेनियस किसी भी चीज़ का एक्शन का रिएक्शन जो होता है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो यही एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग वे होगा बच्चे के लिए। दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपके टैट से, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा आफ्टर 8 to 9 मंथ्स। अब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? बच्चा 8 मंथ से पहले ये जो भी चीज़ उसके सामने होगी उस चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में जानता है। जैसे ही कोई चीज़ उसकी सेंसेस से हट जाएगी या उसके सामने से हट जाती है, बच्चे के लिए वो चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। देखिए, जैसे आप यहाँ पर इस इमेज में समझ रहे होंगे, इस बच्चे के पास बॉल है। अब खेलते हुए इसकी बॉल को पीछे छुपा दिया है। अब जैसे इसकी बॉल को यहाँ पीछे रख दिया, अब उसके लिए, इस बच्चे के लिए ये बॉल एग्जिस्ट करती नहीं है। वो इसके लिए ना रोएगा ना इसको ढूंढेगा। कब तक? बिफोर 8 मंथ्स, 8 महीने की उम्र तक। जबकि बच्चे के माइंड में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है, वो चीज़ों को नहीं ढूंढता, क्योंकि जब तक कोई चीज़ सामने है तब तक एग्जिस्ट कर रही है। जैसे ही वो आंखों से दूर हो गई वैसे ही वो उसका एग्जिस्टेंस उसके माइंड में, कोग्निशन में भी ख़त्म हो जाता है। आफ्टर 8-9 मंथ्स क्या होगा कि अब बच्चे को वो ऑब्जेक्ट परमानेंस समझ आने लगेगा। अगर आफ्टर 8-9 मंथ्स अगर इस तरह से बॉल को छुपा दिया जाता तो बच्चा इसको ढूंढते हुए ज़रूर पीछे को जाना था या उसने रोना शुरू कर देना था कि मुझे चीज़ वापस चाहिए। अदरवाइज़ उससे पहले वो नहीं करेगा। तो जो सर्चिंग ऑफ थिंग्स है या क्राइंग फॉर द थिंग्स है वो कब होगा? आफ्टर 8-9 मंथ्स। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद है नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज रहेगी 2 to 7 ईयर्स तक। ऑपरेशन का मतलब क्या है? पियाजे ने यहाँ पर ऑपरेशन का मीनिंग बताया, मेंटल एक्टिविटीज़। तो प्री ऑपरेशनल का मतलब क्या है कि अभी मेंटल एक्टिविटीज़ उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी। तो बच्चे का माइंड क्योंकि बहुत डेवलप तो नहीं हुआ है लेकिन हो रहा है, प्रोसेस में है। तो अब इसमें सबसे पहला फीचर अगर हम करें प्री ऑपरेशनल स्टेज में, दैट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा, क्योंकि 2 साल से ऊपर का हो गया बच्चा, उसको लैंग्वेज आने लग जाएगी, उसकी जो भी मदर टंग है वो समझने लगेगा। और क्योंकि अब लैंग्वेज आ गई है और कोग्निशन, अब माइंड और डेवलप हो गया है, अब वो अंडरस्टैंड कर सकेगा सिंबल्स एंड इमेजेस को। आप याद करोगे इसमें कि पिछली जो सेंसरी स्टेज थी उसमें क्या था? उसमें सेंसेस से डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा था चीज़ों का। सपोज अगर बच्चा कैट को देखता है तो कैट अगर वो सामने डायरेक्ट देख रहा था सेंसरी में, तभी वो समझ पा रहा था कि ये इस तरह का एनिमल है। लेकिन यहाँ प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है? बच्चा लैंग्वेज भी सीख रहा है, साथ में सिंबल्स को देख के, अगर वो बुक में कोई इमेज देख रहा है, सपोज ज़ेब्रा की देख रहा है, तो वो समझ जाएगा कि ऐसा भी कोई एनिमल होता होगा।
बेशक वो उसको सामने नज़र नहीं आता फिर भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, सिंबल और इमेजेस से वो अंडरस्टैंड कर सकता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन रेदर देन फिजिकल अपीयरेंस। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे क्वेश्चन भी बनता है वो है ईगोसेंट्रिज्म। इस स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म होता है बच्चे में। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है कि सेल्फ बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईगो मीन्स सेल्फ, तो सेल्फ बच्चा अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देगा, उसे ये लगता है कि पूरा वर्ल्ड उसके अराउंड चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वो अपना ही जो पॉइंट ऑफ व्यू है या अपना पर्सपेक्टिव से ही दुनिया को देखता है। जैसा वो सोचता है उसको वही सही लगेगा, वो दूसरे का पर्सपेक्टिव या दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं पाएगा। तो ये है ईगोसेंट्रिज्म, मतलब कि उसके सेल्फ के अराउंड ही पूरी दुनिया है, हर चीज़ उसको ही बिलोंग करती है और सिर्फ अपना ही पर्सपेक्टिव देखेगा, दूसरे का नज़रिया बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसमें क्वेश्चन आपके इस तरह से बन जाता है कि ईगोसेंट्रिज्म कौन सी स्टेज में होता है, वेदर इट एग्जिस्ट इन द सेंसरी मोटर स्टेज या प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल में जाएगा या फॉर्मल ऑपरेशनल में जाएगा। तो आप इस तरह से इस पर ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है कि इस स्टेज में बच्चे नॉन लिविंग थिंग्स को भी ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे लिविंग क्रीचर को। वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसका एग्जांपल ये है कि आपने देखा होगा गर्ल्स को या छोटे बच्चों को वो अपने डॉल से खेलते हैं या अपने टॉय से खेलते हैं, कभी उनको खाना खिला रहे हैं या कपड़े पहना रहे हैं या सुला रहे हैं। तो ये इसी का एग्जाम्पल है कि वो उनको बिल्कुल लिविंग क्रीचर की तरह ट्रीट करेंगे। या बच्चे को जैसे किसी से चोट लग जाती है, पाँव में चोट लग गई, किसी भी कोई हो सकता है जैसे बेड से चोट लग गई या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, तो वो उसको मारना शुरू कर देता है क्योंकि वो ये सोच रहा है कि ये भी लिविंग क्रीचर होगा और इसको भी पेन होगी इन रिटर्न। तो एनिमिज्म भी इस स्टेज का एक फीचर है। अब इस स्टेज में क्या क्या चीज़ें लैकिंग होती है, कौन से मेंटल ऑपरेशन नहीं होंगे। जैसे हमने पिछले स्टेज में पढ़ा कि ये प्री ऑपरेशनल है, अभी मेंटल ऑपरेशंस, मेंटल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं कर पाएगा बच्चा। तो वो कौन सी होंगी जो लैकिंग है, उसमें है लैक ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन एबिलिटी होती है कि जैसे यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हो, अगर इक्वल दो बर्तन है, इनमें अगर कोई भी लिक्विड रखा है तो बच्चा समझ पाएगा बोथ आर इक्वल इन क्वांटिटी। अब अगर एक का हमने इस तरह से एक टम्बलर में कर दिया जो कि जिसकी लंबाई ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, बेशक वो इक्वल होगा, लेकिन बच्चा किसको ज़्यादा समझेगा, इसको। तभी बच्चे अगर बड़ा गिलास देखते हैं कि उसमें उनकी पसंद का कोई जूस है या जो भी वो पीना चाहते हैं, तो वो उसी को ही लेना चाहेंगे जो कि लेंथ में ज़्यादा होगा, लंबाई में जो ज़्यादा होगा वो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि अब यहाँ पर कंजर्वेशन एबिलिटी मिसिंग है, वो फेल हो जाएंगे यहाँ पे। दे आर फेल टू अंडरस्टैंड दैट टू थिंग्स कैन बी सेम एज इवन इफ दे अपीयर डिफरेंट। फिर दूसरी चीज़ जो इधर मिसिंग होगी दैट इज़ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मतलब वो चीज़ों को उल्टा करके नहीं समझ पाएंगे। अगर हम उनको ये देते हैं दैट 5 + 3 किसके इक्वल है, अगर 8 के इक्वल है, तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि 3 + 8 भी किसके इक्वल होगा, 8 के ही इक्वल होगा। तो इस तरह से रिवर्सिबिलिटी जो है, या फिर अगर किसी एक बच्चे को बोलेंगे कि तुम्हारे 2 भाई हैं तो तुम्हारे भाई के कितने भाई हैं, वो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट बच्चे का इस एज में, मतलब 2 to 7 ईयर्स में, वो कम होगा या तो बहुत ही कम होगा या वो मिसिंग होगा। देन लैक ऑफ ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी भी नहीं होगी। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है कि अगर हम उसे ये इस तरह से समझाएं कि ए इज़ बिगर देन बी, बी इज़ बिगर देन सी, देन विच इज़ मोर बिगर, ए और सी। यानी कि अगर ए जो है वो बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो फिर ए और सी के बीच में क्या रिलेशन हुआ, तो इसमें वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये ट्रांजिटिविटी फिनोमिनन या फिर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। तो ये हमने की, यहाँ पर मैंने स्क्रीन को ज़्यादा ही इधर ख़राब कर दिया। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के हमने फीचर्स किए। सबसे पहले क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, देन सिंबल्स एंड इमेजेस के थ्रू बच्चा समझ पाएगा, अंडरस्टैंड कर सकेगा, देन ईगोसेंट्रिज्म, फिर उसके बाद एनिमिज्म, देन लैक ऑफ सर्टन मेंटल ऑपरेशंस लाइक कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी एंड ट्रांजिटिविटी। Now the third stage, which is concrete operational stage.
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है, इसमें ये 7 to 12 ईयर्स तक रहेगी। अब देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल क्या हुआ, मेंटल ऑपरेशंस इसमें चलेंगे, बच्चे का कोग्निशन अब बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन कंक्रीट चीज़ें जो कि सामने दिखती है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, कंक्रीट जो कि सामने फिजिकल फॉर्म में नज़र आती है, वो ऑपरेशंस बच्चा अच्छे से कर पाएगा। अब इसमें कौन कौन सी एबिलिटीज़ बच्चे में आ जाएगी, यहाँ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन एबिलिटी बच्चे की बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। चीज़ों में क्लासिफिकेशन, जैसे कि ये कैटेगरी है ये लिविंग बीइंग की, ये एनिमल्स में आती है, ये प्लांट्स में आते हैं। एनिमल्स में भी कौन से हैं, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स ये होते हैं जो वाटर में रहेंगे, टेरेस्ट्रियल है, कुछ एनिमल्स जो है वो बर्ड्स में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन होती है, जैसे कुछ चीज़ें खाने की है वो फ्रूट कैटेगरी में आती है, कुछ वेजिटेबल्स हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन है, ये बच्चे को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर उसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, बच्चा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैलकुलेशंस करने में कैपेबल हो जाएगा। एबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन डेवलप, वो जो हमने कंजर्वेशन कहा था कि अगर बच्चे को टम्बलर में दिया जाए कोई भी चीज़ तो वो ये नहीं बता पाएगा कि ये इक्वल है, अगर हमने ये इस तरह से कर देंगे तो ये एबिलिटी बच्चे में आ जाएगी। फिर कंजर्वेशन मीन्स टू द आइडिया दैट थिंग्स कैन बी सेम इफ़ दे लुक डिफरेंट, ये एबिलिटी, ये जो हमने डिस्कस किया, ये इसमें बच्चे में आ जाएगी एबिलिटी कि अगर वॉल्यूम सेम हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर्सिबिलिटी, चीज़ों को उल्टा करके अगर हम करते हैं तो वो रिवर्सिबिलिटी भी बच्चे को समझ आ जाएगी। एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म हमने किया था कि बच्चा सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होगा, वो सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव समझेगा, दूसरे का नहीं समझेगा, तो वो एलिमिनेट होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, रिलेशनशिप समझने लग जाएगा कि एक चीज़ कैसे रिलेटेड होती है दूसरे से। सपोज़ कि अगर हम प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से कैसे रिलेटेड है। तो टॉपिक्स भी बच्चों को इसी तरह के स्टार्ट हो जाते हैं इस स्टेज के बच्चों को, अगर आप देखोगे बुक्स में तो वो ऐसे ही टॉपिक्स होंगे उनको। तो ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हमने कर लिया। तो इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंजर्वेशन आ जाएगा बच्चे को, रिवर्सिबिलिटी, ईगोसेंट्रिज्म उसका कम हो जाएगा, और चीज़ों में वो रिलेशनशिप अंडरस्टैंड कर सकता है, डिफरेंट चीज़ों में वो रिलेशनशिप देख पाएगा। तो ये हो गया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेज जो है जीन पियाजे ने दी है, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 ईयर्स से 12 ईयर्स तक इसे आप ठीक कर लेना, ये 7 to 12 नहीं रहेगा, ये होगा 12 ईयर्स ऑनवर्ड। तो 12 ईयर्स से आगे एडल्टहुड तक ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये स्टेज है एडोलेसेंस स्टेज जिसे हम कहते हैं। 12 ईयर्स के बाद एडोलेसेंस स्टेज आ जाती है, किशोरावस्था। तो इस स्टेज में आएगी ये फॉर्मल ऑपरेशन कौन से हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ जाएगी बच्चे की। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो कि चीज़ें हमें सामने नहीं नज़र आती है स्थूल रूप में, कंक्रीट फॉर्म में, उनके बारे में भी मेंटल ऑपरेशंस, कॉम्प्लिकेटेड इवन कॉन्सेप्ट समझना, जैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थ्योरम्स होती हैं, साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स इनको समझना, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे की बढ़ जाएगी, वो अंडरस्टैंड कर सकता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, और वो सिर्फ करंट टाइम या सिचुएशन से ही रिलेटेड चीज़ों को नहीं समझेगा, उससे बियॉन्ड भी समझने लग जाएगा। इवन जो फ्यूचर में होना है वो उसको भी इमेजिन कर पाएगा, जो चीज़ अभी नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, पर फ्यूचर में हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी को भी समझना। लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की बढ़ जाएगी, ज़्यादा वो तर्क, जिसको हम तार्किक शक्ति कहते हैं, वो बढ़ जाएगी। इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगी। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव मीन्स कि पहले जैसे हम बच्चे को एग्जांपल्स देते हैं बहुत सारे और उसके बाद वो रूल्स समझता है, वो है इंडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब होता है पहले रूल्स देना और फिर एग्जांपल्स उसके समझना। तो बच्चे की दोनों तरह की रीजनिंग डेवलप हो जाएगी, बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब इसको अगर हम रिवाइज करें तो फिर
यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या था, सेंसरी मोटर स्टेज थी, जिसमें बच्चा अपनी सेंसेस, अगर अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता था डायरेक्टली थ्रू हिज सेंसेस, तो वो वैसे ही वो अंडरस्टैंड करेगा चीज़ों को। इसके बाद हमने किया, ये है फर्स्ट स्टेज। देन सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि रहती है 2 to 7 ईयर्स तक रहेगी ये वाली स्टेज। और इसमें बच्चा क्या करेगा, एक तो एनिमिज्म होता है, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ईगोसेंट्रिज्म होता है, और वो सिंबॉलिकली वर्ल्ड को समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इट इज़ थर्ड स्टेज, जो कि 7 to 12 ईयर्स तक रहेगी। यहाँ बच्चा कंक्रीट ऑपरेशंस कर पाएगा यहाँ, लेकिन ये देखिए इस स्टेज में क्या था, कंजर्वेशन एब्सेंट थी, लेकिन यहाँ पर कंजर्वेशन एबिलिटी बच्चे में आ जाएगी। और यहाँ कुछ और जो है, जैसे ईगोसेंट्रिज्म कम हो जाएगा, एनिमिज्म कम हो जाएगा। फिर इसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि एडोलेसेंस स्टेज है। यहाँ बच्चा उसके कंक्रीट थिंग्स जो है उससे भी बियॉन्ड समझ पाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग उसकी बढ़ चुकी होगी। तो ये हमने 4 स्टेजेस की। अब इसके बाद आते हैं बेसिक 4 प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निशन, जो पियाजे ने दिए थे। सबसे पहले स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमा मीन्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे माइंड में किसी भी चीज़ को लेके जो भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, या कुछ भी हम किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं, दैट इज़ स्कीमा। ठीक है। उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ऑलरेडी एक स्कीमा बना हुआ है, उसमें जब हम थोड़ी सी और ऐड करते हैं इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड, दैट इज़ एसिमिलेशन। मैं यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। जैसे किसी बच्चे ने सबसे पहले एप्पल देखा, तो उसने वो रेड कलर का एप्पल देखा, तो उसके स्कीमा में आ गया, उसके माइंड में आ गया कि एप्पल होता है इस तरह का, एप्पल एक फ्रूट है। ठीक है। अब उसने ये देखा एप्पल। अब उसके बाद एसिमिलेशन हुआ, कुछ दिन बाद उसने देखा ग्रीन कलर का एप्पल या येलो कलर का एप्पल। तो क्या हो गया, उसके स्कीमा में जो एप्पल उसके माइंड में था, एक इमेज बनती थी, उसमें एक और चीज़ ऐड हो गई कि एप्पल क्या है, रेड भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। फिर एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे स्कीमा में कुछ मॉडिफिकेशन होना। जैसे कि वो तो एप्पल ही समझ रहा था, लेकिन एक दिन उसने क्या देखा, मैंगो देख लिया। तो मैंगो देखा तो थोड़ा वो कंफ्यूज हुआ, उसको लगा कि ये भी वही होगा, लेकिन जब उसने उसको खाया होगा या किसी ने बताया तो वो थोड़ा डिफरेंट था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसका जो ऑलरेडी स्कीमा था उसमें मॉडिफिकेशन हो गई न्यू इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो ये है एकोमोडेशन। अब उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होना बहुत ज़रूरी है। कोग्निटिव बैलेंसिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन विद द ओल्ड वन। इन दोनों के बीच में जो पहले का स्कीमा बना हुआ है और जो न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, उसमें इक्विलिब्रियम बनेगा। वो कैसे बनता है कि जैसे बच्चे ने देखा था मैंगो, जब उसने मैंगो देखा तो थोड़ा सा उसका इक्विलिब्रियम बना, क्योंकि वो कंफ्यूज था कि क्या ये वही है या ये कुछ और है। लेकिन जैसे ही उसने ये समझ लिया कि नहीं ये मैंगो है या फिर कोई और फ्रूट है, तो फिर वहाँ पर वो क्या बन गया, इक्विलिब्रियम हुआ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन में। अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये किस तरह से बनता है? टू अचीव इक्विलिब्रियम चाइल्ड अडेप्ट बाय एसिमिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। वो नई इन्फॉर्मेशन को एसिमिलेट करता है, यानी कि प्रीवियस अपने स्कीमा में इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देगा, और बाय एकोमोडेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन बाय अपडेटिंग कोग्निटिव स्कीमा, या फिर वो अपने स्कीमा में कुछ मॉडिफिकेशन करता है या फिर उसको अपडेट करता है, तो उसे हम एकोमोडेशन कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम किस तरह से आता है? बोथ बाय एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ठीक है। तो हमने इसमें स्कीमा किया। स्कीमा है हमारे जो माइंड में जो भी नॉलेज है। एसिमिलेशन जब हम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं। एकोमोडेशन जब हम उसको अपडेट करते हैं या फिर न्यू इन्फॉर्मेशन से उसको मॉडिफाई करते हैं, अपने स्कीमा में थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आते हैं। और इक्विलिब्रियम का मतलब है इन दोनों को मिलाकर ही, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को मिलाकर, इसमें जो बैलेंसिंग होती है, कोग्निटिव जब बैलेंस बनेगा, अगर इम्बैलेंस हुआ तब तो वो डिसइक्विलिब्रियम हो गया। अगर बच्चा समझ ही नहीं पा रहा, जब तक वो कन्फ्यूजन में है तो वो डिसइक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन जैसे ही उसका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि ये मैंगो है और ये एप्पल है, ये कोई और फ्रूट है, ये लीची है, तो वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम जब बन गया तो बैलेंसिंग है वो।
तो ये 4 प्रिंसिपल्स दिए थे कोग्निशन के जीन पियाजे ने। अब हम जल्दी से करते हैं इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इस थ्योरी की। सबसे पहले है फिज़िकल इंटरेक्शन कि बच्चे का फिज़िकल इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों से। वो जितना सेंसेस से अपने लेगा, चीज़ों को सेंस करेगा, उतना ज़्यादा वो अंडरस्टैंड करता है रियल वर्ल्ड को। वर्बल इंटरेक्शन, लैंग्वेज प्रॉपरली लैंग्वेज डेवलप होनी चाहिए ताकि बच्चा समझ सके नए कॉन्सेप्ट्स को, एसिमुलेट कर पाए न्यू नॉलेज को लैंग्वेज के थ्रू। यूज़ ऑफ सिम्बल्स एंड इमेजेस का यूज़ करें, सिम्बल्स का, चार्ट्स, पिक्चर्स जैसे हम दिखाते हैं, मॉडल्स दिखाते हैं, तो बच्चा उनको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा। उसका कोग्निटिव जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा एनहांस होगा। डिज़ाइनिंग करिकुलम एंड सिलेबस एज़ पर द स्टेज, जैसे कि हमने हर स्टेज में देखा कि सेंसरी मोटर स्टेज की अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। फिर उसके बाद जो प्री ऑपरेशनल किया उसमें कुछ चीज़ें बच्चे को समझ नहीं आएगी 2 to 7 ईयर्स तक, कुछ आ जाएगी। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि 7 to 12 ईयर्स तक ही समझ आएंगे, जिसमें कंजर्वेशन होगा, रिवर्सिबिलिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग ही करिकुलम और सिलेबस डिज़ाइन होना चाहिए जिस तरह की बच्चे की मेंटल एबिलिटी होगी एक पर्टिकुलर स्टेज में। वाइल प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, मैच्योरेशन लेवल ऑफ द चिल्ड्रन हैव टू बी कंसीडर्ड। जब भी हम बच्चे को कोई लर्निंग एक्सपीरियंस दें, यानी कि हम टीचिंग करवा रहे हैं या हम कोई कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, एक लर्निंग इन्वायरमेंट दे रहे हैं बच्चे को, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि बच्चे का मैच्योरिटी लेवल कितना है। कहीं हम जिस मेथड से पढ़ा रहे हैं या जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चे को, वो उसके लेवल से ऊपर का तो नहीं है, अभी तक उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट उतनी हुई नहीं है और हम उससे टफ टास्क दे रहे हैं। तो ये हमें हमेशा कंसीडर करना है कि बच्चे का लेवल क्या है। तो ये हमने कर ली एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पियाजे थ्योरी की। तो आज हमने इस थ्योरी में पढ़ा सबसे पहले मीनिंग ऑफ कोग्निशन, कोग्निशन हम किसे कहते हैं, देन कोग्निटिव डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हमने किया जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी है उसकी हमने 4 स्टेजेस की। फिर उसके बाद हमने 4 इसके प्रिंसिपल्स किए थे जिसमें स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम आता है। और उसके बाद हमने की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। जीन पियाजे जो थे हमने जैसे पहले डिस्कस किया, ये डिस्कवरी लर्निंग को प्रमोट करते थे और साथ में कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जिनका मानना ये था दैट चिल्ड्रन आर एबल टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ आई होगी अच्छे से। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा ये सेशन तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।